हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जी.पी. रात्रे, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं वह है एमए सोशियोलॉजी सेकंड सेम का पेपर 7 क्वांटिटिव रिसर्च टेक्निक इन सोशियोलॉजी यूनिट 3 से टॉपिक लिया हूँ सोशियोमेट्री। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर रिसर्च के टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके लिए मैं हमेशा एक स्टूडेंट्स को सलाह देता हूँ कि वे अपने न केवल स्टडी के लिए अपितु फ्यूचर के रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यदि आगे बढ़ना है तो हमें एक निश्चित फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ता है और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको डिटेल आज की लेक्चर मेरा आधारित रहेगा। जैसे कि हमने फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ओरिजिन ऑफ सोशियोमेट्री स्केल, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीडर ऑफ सोशियोमेट्री, टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस और कंक्लूजन और फाइंडिंग, ये फाइंडिंग हमने निर्धारित किया है, ये फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट की हम डिटेल की ओर हम आगे चलते हैं आपको लेकर के। जैसे कि यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्केलिंग या प्रमापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी सब्जेक्ट की बातें करें, चाहे वह सामाजिक शोध के अधिकाधिक समाज वैज्ञानिक हो या किसी भी क्षेत्र में, हम अपने शोध को अधिकाधिक सुनिश्चित करने के लिए, सटीक बनाने के लिए हमें प्रमापन का प्रयोग आवश्यक होता है। और क्योंकि वे अपने सिद्धांतों और निष्कर्षों को एक शोधकर्ता है वह टेस्ट करना चाहता है, परीक्षण करना चाहता है, और उस परीक्षण के लिए वह प्रत्येक विषय में हम पाते हैं कि उनके अपने अध्ययन की जो वस्तु होती है या उसकी प्रकृति के अनुरूप वह प्रमापन का अलग अलग विधाओं का या अलग अलग टूल्स का वह प्रयोग करता है। जैसे कि यदि हम देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम जो टूल्स, यदि किसी व्यक्ति को बुखार है तो हमें उसके प्रमापन के लिए थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से भौतिक क्षेत्रों में किसी वस्तु को यदि हम मेजरमेंट करना है तो इंच के लिए इंच के थ्रू तो टेप है हमारे पास। भौतिक वस्तु में यदि किसी को तुला वाट से भी हम उसके वेट को मेजरमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से मनोवृत्ति मापन के लिए लिकर्ट एवं थर्स्टन स्केल है। सोशल डिस्टेंस या सामाजिक दूरी का यदि मापन हो तो उसके लिए बोगार्डस स्केल और समाज मिति स्केल, जिसकी आज मैं विशेष तौर पर चर्चा करने जा रहा हूं, वह है समाज मिति स्केल। और इसीलिए हमें आज के इस संदर्भ में यह कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये विभिन्न चाहे नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्रों में अपनी मेजरमेंट के लिए एक स्केल की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी भांति सामाजिक विज्ञानों में भी हमें अपनी सामाजिक घटनाओं के मापन हेतु हमें विभिन्न पैमानों की खोज की गई है। उन्हीं पैमानों में हम सोशल डिस्टेंस को लेते हैं और इसमें विशेष तौर पर समाज मिति या सोशियोमेट्री स्केल विशेष स्थान रखता है। हमारे यदि देखें तो सोशलॉजिकल दृष्टिकोण से आज इसकी क्यों आवश्यकता है मेजरमेंट की या मापन की, तो आजकल हमारा जो दृष्टिकोण है खास तौर पर सभी क्षेत्रों में, खास तौर पर यदि हम कोई भी विचारधारा या निर्णय को लेकर के देखें तो हर व्यक्ति अपने स्थिति से वह एक स्केल के या पैमाने के सहारे से अपने घटनाओं का वह मूल्यांकन करता है। आजकल
यदि हम लेटेस्ट युवाओं का दृष्टिकोण को देखें तो वह अपने भावी जीवन साथी के प्रति भी क्या चाहत या वरीयताएं हैं उनकी, वो कैसा जीवन साथी चाहते हैं, ए व्यक्ति बी को कितना प्यार करता है या घृणा करता है, इसको जानने के लिए भी हमें कुछ प्रमापन विधियों का आजकल प्रयोग किया जाने लगा है। और इसीलिए हमारे प्रसिद्ध समाजशास्त्री गुडेन हार्ट ने भी ये बात का मानना है कि आजकल चाहे किसी भी विज्ञान हो, सभी विज्ञानों में अपने अधिकाधिक निश्चितता की दिशा में यदि हम जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्रमापन की आवश्यकता पड़ती है, और हर विज्ञान इस स्केल या प्रमापन की ओर बढ़ रहे हैं। आइए इसकी ऑब्जेक्टिव पर जाएं तो हमारे जो सोशल फिनोमेना है, सामाजिक घटनाएं या संबंधों का जो नेचर है, वह दरअसल हमारे क्वांटिटी रिसर्च टेक्निक में यदि हम जाएं तो क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक में हमारी जो संबंध होती है वह गुणात्मक प्रकार की होती है, और इसीलिए हमें जरूरी होता है कि वह उसके लिए घटनाओं का मापन करना, मेजरमेंट करना जरूरी हो जाता है। और इसीलिए ये सोशियोमेट्री स्केल का उत्पत्ति हुई। ये सोशियोमेट्री स्केल की उत्पत्ति 1934 में मोरिनो एवं जैगनिज नामक विद्वानों ने मिलकर के किया था, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हु शैल सर्वाइव। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने न्यूयॉर्क के एक प्रशिक्षण स्कूल में 500 किशोर लड़कियों पर किया, और ये 500 किशोर लड़कियां को 16 विभिन्न कक्षों में उन्हें वे निवासरत रहती थीं। ये लड़कियों की खासियत यह थी कि ये लड़कियां आपस में चूंकि इनके विचारधारा मेल नहीं खाते थे, आपस में कहा सुनी और यहाँ तक कि मारपीट भी हो जाया करती थी। और इस प्रकार के असहयोगात्मक या असामंजस्यपूर्ण जो व्यवहार है, इसका समाधान निकालने के लिए ही मोरिनो ने इस सोशियोमेट्री स्केल या विधि का उन्होंने प्रयोग किया। इसमें हम प्रयोग कैसे करते हैं, इसके लिए मोरिनो ने गुप्त पर्ची या स्लिप का उन्होंने माध्यम लिया। इसके लिए उन्होंने हर एक लड़कियों को, इस प्रशिक्षण स्कूल में निवासरत हर एक लड़कियों को कम से कम अब यह निर्देश दिया गया कि अपने आप 5 या 3 सहपाठियों का नाम आप प्राथमिकता के आधार पर लिखें, जिनको कि अपने कक्ष में आप साथ रखना चाहते हैं, जिनके साथ आप भोजन करना पसंद करेंगे। उन लड़कियों के नाम लिखें, या जिनके साथ आप किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते उसके भी नाम लिखें। ये गुप्त स्लिप दी गई, और इन स्लिपों के आधार पर जब निरीक्षण किया गया तो मालूम किया गया कि जिनका एक समूह था वे दूसरे समूह को वे बहुत चाहती थीं, और उनसे प्राप्त स्लिपों या उनसे प्राप्त जो उत्तर है, उन उत्तरों के आधार पर लड़कियों के कक्षों में हेरफेर किया गया, ताकि लड़कियों के बीच जो असहयोगात्मक जो वातावरण था, आपस में कटुतापूर्ण वातावरण में सुधार किया जा सके, उनके बीच में जो तनाव था उन तनावों को दूर किया जा सके। और बाद इसमें जब उन्हें सफलता मिली तब मोरिनो ने इस विधि का प्रयोग एक जेल में भी किया। जेल के कैदियों में भी इसी प्रकार की हालत थी। इससे यह मोरिनो के स्टडी से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक सामंजस्यपूर्ण समूह वे होते हैं जिनके सदस्यों में एक बंधुत्व की भावना होती है, ब्रदरहुड की भावना होती है,
वही समूह आपस में अधिक सामंजस्यपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए कई बार हम यदि इसके डिटेल में, और विद्वानों ने भी इसे डिफाइन किया है, जैसे कि जेंडर एंड लिंडजे ने 1968 में इसे डिफाइन किया कि समाज मिति पैमाना एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों में पाए जाने वाले आकर्षण और विकर्षण को ज्ञात किया जा सकता है। इसकी प्रोसीडिंग कैसी होती है इस विधि की? तो इस विधि की प्रोसीडिंग के लिए मैं पुनः स्मरण दिला दूं आप सभी को कि पर्ची, एक गुप्त पर्ची होती है जिसमें कि या कह सकते हैं कि प्रश्नों की एक सूची तैयार करके हम बच्चों को देते हैं। दूसरी प्रोसीडिंग है कि प्राथमिकता का क्रम। बच्चों से यह कहा जाता है कि आप अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से उन 3 या 5 बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर चयन करें जिनको आप अपने साथ रखना पसंद करेंगे, अर्थात कक्ष में निवास करना पसंद करेंगे, जिनके साथ आप कार्य करना पसंद करेंगे या जिनके साथ आप भोजन करना पसंद करेंगे। इस आधार पर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी आप लिख करके दें। ऐसा एक क्रम निर्धारित करने के लिए कहा जाता है। और इसकी चयन में भी बच्चों को पूरी तौर पर गोपनीयता और स्वतंत्रता का दी जाती है कि वो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं और पूर्णतः गोपनीयता बरतें। ये इसकी मुख्य प्रोसीडिंग होती है। और इसी प्रोसीडिंग के आधार पर जब डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं या सूचनाओं का संकलन कर लेते हैं बच्चों प्रयोग के माध्यम से, तब फिर उसके लिए एक टेक्निक्स आता है डेटा एनालिसिस का। और वो टेक्निक्स के लिए हमें आपको कुछ एग्जाम्पल समाज मिति सारणी है उस ओर आपको ले चलते हैं। आइए इसको अगले चरण में आपको ये टेबल के साथ इसका एग्जाम्पल आपको स्पष्ट करेंगे। समाजशास्त्र में टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस के तहत सामान्यतः 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक है सोशियोमेट्री मैट्रिक्स और दूसरा है सोशियोग्राम। तो पहले हमें एक सोशियोमेट्री मैट्रिक्स क्या है या समाज मिति मैट्रिक्स क्या है यह जानना जरूरी है। सामान्यतः कोई भी यदि हम स्लीप या प्रश्नावली के द्वारा जो डेटा कलेक्ट करते हैं या तो उनके विश्लेषण के लिए एक टेबल की हमें रचना की जाती है और जिसे कि ही हम रिसर्च या शोध के शब्दावली में समाज मिति मैट्रिक्स कहते हैं। और उसको आइए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एमए समाजशास्त्र के 10 विद्यार्थियों के बीच हमें पारस्परिक मित्रता, सद्भाव तथा उनके बीच में वैमनस्यता या घृणा का यदि हमें मापन करना है, स्केलिंग करना है, तो उसके लिए हमें सोशियोमेट्री मैट्रिक्स या समाज मिति मैट्रिक्स क्या है, इसके लिए हमें एक टेबल की रचना करते हैं। इस टेबल में 2 तरह के बातें आती है। एक तो है कि चयन करने वाले व्यक्ति, जैसे कि 1 to 10 तक के, जिसको कि हम ए टू लेकर के जेड तक के नाम दे दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। वही दूसरी तरफ चुनाव किए जाने वाले व्यक्ति भी 10 हैं, ए से जेड तक के। ऐसी स्थिति में हम, चूंकि पहले भी इनकी प्रोसीडिंग ऑफ जो सोशियोमेट्री में हमने आपको बतलाया था कि प्रत्येक जो चुनाव करने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें कंटिन्यूशन में अपनी प्रायोरिटी के तौर पर एक फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी आपको देने पड़ेंगे कि किसके साथ आप रहना, खाना
या काम करना आप पसंद करेंगे, मित्रता बनाना पसंद करेंगे, इसके लिए आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और इस एग्जाम्पल में हमने 3 चयन का हमने आधार दिया है प्रत्येक स्टूडेंट को, और इस आधार पर हम इसमें टेबल में हमने पाया है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी के आधार पर प्रत्येक चयन करने वाले व्यक्ति 10 हैं और चुनाव करने वाले व्यक्ति भी 10 हैं। तो इसमें कुल स्थिति में यदि हम पाते हैं तो सर्वाधिक जो प्रायोरिटी दी गई है, तो इसमें डी को सर्वाधिक 8 लोगों ने प्राथमिकता दिया। उसी तरह से एच को 5 लोगों ने प्राथमिकता दिया और बी को 4 लोगों ने प्राथमिकता दिया। और वहीं दूसरी तरफ आई एक स्टूडेंट है जिसको अपने भी किसी भी प्रकार की उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी या उनको चयन में स्थान नहीं दिया। इससे यह पता चलता है कि उनके बीच में जो संबंध है, मित्रता का, खान पान का, रहन सहन का, या उनके बीच में वैमनस्यता या घृणा का, वह इस स्केल के माध्यम से क्लियर हो जाती है। उसी तरह से एक दूसरा जो डेटा एनालिसिस का टेक्निक है वह सोशियोग्राम, जिसे कि समाजमिति चित्र हम कहते हैं। इससे भी इस विधि में खासतौर पर सोशियोमेट्री जो मैट्रिक्स है उसकी तुलना में यह ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इस विधि में हम जो तथ्य संकलित करते हैं उनके विश्लेषण के लिए हमें सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि तथ्यों को और भी प्रभावी बनाने के लिए हम चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं उसे। और इसीलिए यह विधि ज़्यादा तौर पर सोशियोमेट्रिक्स की तुलना में यह आसानी से समझा जा सकता है और प्रभावी माना जाता है। इसको भी हम इसका परीक्षण करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि इसमें एक चित्र में हम एक बताया गया है कि एक तरफा चुनाव को प्रदर्शित चित्र, इसमें 2 व्यक्ति हैं, 2 स्टूडेंट ए और बी। तो एक चित्र में शुरुआत में जैसे कि आप देखेंगे कि ए है, बी को अपना चयन करता है, लेकिन बी का रिएक्शन चयन करने का नहीं है, अर्थात इसको हमने एरो के माध्यम से प्रदर्शित किया हुआ है। ए का चुनाव बी की ओर है, लेकिन बी ने किसी प्रकार का उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना रिएक्शन नहीं दिया। उसी तरह से दूसरा चित्र है द्वितरफा या पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित चित्र, जिसमें कि ए और बी दोनों दिशाओं में एक दूसरे का रिएक्शन वह तीरों के निशान से प्रदर्शित होता है। ए बी को चाहत रखता है और बी भी ए को चाहत रखती है, इसीलिए ये इनके बीच पारस्परिक संबंधों को ये प्रदर्शित करता है। तीसरा स्थिति है ए बी सी और डी। यह एक दरअसल एक राउंड में एक जंजीर नुमा संबंधों को प्रदर्शित करता है और ये कंटिन्यूअस रूप में ए बी को चयन करता है, बी सी को चयन करता है और सी डी को चयन करता है। इस तरह से यह एक कंटिन्यूएशन में, एक जंजीर में संबंधों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैलता जाता है। इसे हम जंजीर नुमा संबंधों को प्रदर्शित चित्र कह सकते हैं। चौथा एक चित्र है बहिष्कृत व्यक्ति को प्रदर्शित रेखा चित्र। इसमें आप पाएंगे कि 3 तरह का गोला बना हुआ है, ए और बी। ए है वह बी को पसंद करता है, तो अपना तीरों का निशान अपना डायरेक्शन के थ्रू दिया है अपनी मत को, लेकिन वही दूसरी तरफ बी है वह किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करता। नीचे में सी है, सी वह ए को भी अपनी सहमति देता है चयन का,
यह संबंधों का, और बी को भी वह अपनी सहमति देता है। लेकिन इन दोनों को सहमति देने के बावजूद भी सी के साथ यह बर्ताव किया जाता है कि ए और बी दोनों ने इसे अपना केवल डॉट डॉट के थ्रू, जिसे कि चित्र प्रदर्शित किया गया है, यह एक बहिष्कृत व्यक्ति का रेखा चित्र को प्रदर्शित करता है, अर्थात उनके बीच वह ताल्लुकात नहीं रखना चाहता ए और बी। इसीलिए सी यहां पर एक बहिष्कृत व्यक्ति के तौर पर प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट चित्र की ओर ले चलते हैं आपको, वह है एकाकी व्यक्ति का प्रदर्शन चित्र। इस चित्र में ए और बी आपस में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन नीचे की तरफ आप देखेंगे सी के बारे में कोई रिएक्शन ए और बी के द्वारा नहीं किया गया है, न डॉट डॉट में न एरो के निशान में। इसीलिए इसमें सी है वह एकाकी व्यक्ति के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट जो एक चित्र है उपेक्षित व्यक्ति को प्रदर्शित चित्र, इसमें दो गोले बने हुए हैं ए और बी। तो ए व्यक्ति बी को प्रदर्शित करता है, अपना एरो का निशान दिया हुआ है, वही दूसरी तरफ बी भी है, वह ए को अपनी सहमति देता है अपने विचारों से। लेकिन नीचे में सी व्यक्ति है, सी व्यक्ति की सोच ए और बी के प्रति सहयोगात्मक और सकारात्मक है, उनका व्यवहार दोनों को अपना सपोर्ट करता है, चयन भी करता है। लेकिन सी के साथ यहाँ पर दुखदाई स्थिति यह होती है कि न तो ए उसे पसंद करता है और न बी पसंद करता है। इसीलिए यहाँ पर सी एक उपेक्षित व्यक्ति के तौर पर दिखाई पड़ता है। आइए आपको एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं, वह है सोशियोग्राम विधि का एक उदाहरण। सोशियोग्राम में संबंधों के प्रतिमान को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। इसके कुछ कोड या संकेत दिए गए हैं, जैसे कि एक चयनित एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसका एरो का निशान दिया गया है। वही दूसरी तरफ एक एरो का निशान है अस्वीकृत व्यक्ति का, जो डॉट डॉट मात्र है। ये संकेत है समझने के लिए। तीसरा एक संकेत है कि एक चयनित व्यक्ति जो गोलाकार में है, वह व्यक्ति दूसरे को चयन करता है, और दूसरा व्यक्ति है वह किसी तीसरे व्यक्ति को अस्वीकार करता है, तो उसको डॉट डॉट रूप में दर्शाया गया है। उसी तरह से पारस्परिक चयन के लिए दोनों दिशाओं में तीरों का निशान लगा हुआ है, ये कोडिंग है, ये संकेत है। और पारस्परिक अस्वीकृति का जो संकेत है, डॉट डॉट तो दिया हुआ है, लेकिन वह दरअसल दोनों दिशाओं में वह तीर का निशान है, लेकिन बीच बीच में उनका पूरा डॉट है। ये पारस्परिक अस्वीकृति को कोड करता है या संकेत देता है। इस संबंधों के प्रतिमान के रूप में यदि हम आपको स्पष्ट करें, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि विभिन्न एक जो एच जो एक कुलीन नेता है, उनका संबंध जी नामक एक स्टार से है। वो स्टार भी एच को सपोर्ट करता है, उसी तरह से आई नामक एक स्टार है, उसे भी वह कुलीन नेता अपना सपोर्ट करता है, और स्टार भी उन्हें अपना समर्थन देता है। वह कुलीन नेता का संबंध एफ से नामक एक स्टार से है, अपना वह सहयोगी है, वो भी एक स्टार है। और वह स्टार आप पाएंगे एक द नामक गुड से जुड़ा हुआ है, जो ए बी सी डी अ ब स द ई इस सभी गुटों से आपस में वो जुड़े हुए हैं। तो ये गुट का संबंध आपस में देखेंगे तो एक दूसरे के संबंधों से पारस्परिक चयन पूर्ण संबंधों से ये इनका लगाव है। अर्थात
एक दूसरे के साथ तीरों का निशान से इन संबंधों को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए इनके बीच में आप पाएंगे तो संबंधों का एक प्रगाढ़ता का प्रतिमान दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं द से जुड़ा हुआ जे नाम का व्यक्ति है, इसे न द पसंद करता है, न अपसंद करता है, न एफ पसंद करता है। तो ये जे यहाँ पर किसी भी लिंग से उसका कोई संबंध न होने के कारण से यह जे एक बहिष्कृत व्यक्ति के तौर पर प्रदर्शित होता है। वहीं यदि हम के और एल को देखें तो ये के और एल आपस में एक पारस्परिक संबंधों से तो जुड़े हुए हैं, तीरों के निशान से एक दूसरे से जुड़ाव दिखाई पड़ता है, इनके बीच में संबंध है, लेकिन इनका जो लिंक है जे से के बीच किसी प्रकार का पारस्परिक लेन देन या किसी प्रकार का उनमें संबंधों का प्रतिमान दिखाई नहीं पड़ता। एरो जो दिखाई पड़ रहा है वे दरअसल पारस्परिक अस्वीकृति को प्रदर्शित करता है। इसीलिए के और एल हैं, ये एक पारस्परिक जोड़े के तौर पर है, लेकिन यह उसे किसी गुण से उनका कोई संबंध नहीं है, जे से उनका कोई लिंक नहीं है या सितारों से कोई लिंक नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर एक एम नामक एक गोला में एक व्यक्ति को प्रदर्शित किया गया है। उस व्यक्ति का न तो पारस्परिक जोड़े से, न कोई बहिष्कृत व्यक्ति से, न ही संबंधों के प्रतिमानों से प्रगाढ़ित किया हुआ किसी भी सितारा या नेता से कोई लिंक न होने के कारण यह एम नामक व्यक्ति एकाकी संबंधों के प्रतिमान को प्रदर्शित करता है। इस तरह से यह हमारा जो संबंधों का प्रतिमान को प्रदर्शित यह जो एग्जाम्पल हैं, सोशियोग्राम, सोशियोमेट्रिक और ये समाजमिति जो टेबल है, सारणी, इन सभी के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक कंक्लूजन या फाइंडिंग के तौर पर देखें तो यह विधि यह बताती है कि समूह के साथ हमारे जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, हमारे संबंध एक समान नहीं होते। कुछ व्यक्तियों के साथ हम उठना बैठना, खाना पीना या साथ साथ काम करना पसंद करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर समूह के कुछ लोगों के साथ हम प्रगाढ़ संबंध बनाना पसंद नहीं करते। उनके साथ निवास करना, खाना पीना या काम करना हम पसंद नहीं करते। यह एक प्रयोग का एक फाइंडिंग या एक कंक्लूजन है। यद्यपि जो पहले भी मोरिनो ने एक बंधुत्व की भावना की बात कही थी, वही बातें संपूर्ण समाज पर भी लागू होती है। जहाँ कहीं भी यदि हम समाज में या समूह के बीच में यदि हम ब्रदरहुड या बंधुत्व की भावना यदि हम जहाँ कहीं भी कायम रखते हैं, वहाँ पर हमारा जो समूह है या सामाजिक जो संबंधों का प्रतिमान है उनमें प्रगाढ़ता पाई जाती है। और यही एक सोशियोमेट्री विधि की एक विशेष इम्पॉर्टेंस रखता है। तो ये आज का ये जो लेक्चर है इसी सोशियोमेट्री पर आधारित रहा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो पर सुना। आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक्स।